हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, कूलॉम्स लॉ पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलॉम्स लॉ की कुछ न्यूमेरिकल। तो हम स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है हमारे पास। कूलॉम्स लॉ में हमारे पास कितने चार्ज थे, दो चार्ज के बीच में हमने फोर्स फाइंड किया था। उसकी डायरेक्शन बताई थी, वेक्टर फॉर्म पढ़ा था कूलॉम्स लॉ का। तो वेक्टर फॉर्म से हमें पता चलता है कि जो फोर्स है वो कहाँ होगा, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। या पॉइंट चार्ज के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड की थी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा चार्जेस हों तो वहां हम फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। देखो जैसे हमने फिगर में यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और इन n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से Q1 के ऊपर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज कौन सा हमारे पास Q1। तो हम Q1 के ऊपर फोर्स फाइंड कर रहे हैं। ऑल द अदर जितने भी चार्जेस हैं n नंबर ऑफ चार्जेस, उसकी वजह से क्या होगा, वेक्टर सम होगा फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। इस Q1 के ऊपर और जितने भी चार्ज है वो जितना फोर्स लगा रहे हैं उनका हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, सभी का फोर्स फाइंड हो जाएगा इस Q1 के ऊपर। तो इस Q1 के ऊपर अगर हम फोर्स लिखे तो इसके ऊपर मान लिया फोर्स F1 है, तो F1 किस किस का वेक्टर सम होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ड्यू टू Q3 ड्यू टू Q4 और ड्यू टू, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो ड्यू टू Q1। तो देखो अगर हम इसको लिखना चाहें, फोर्स Q1 के ऊपर, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू किसकी वजह से, देखो एक बार फिगर देख लेते हैं। हमारे पास ये चार्ज Q4, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q1। ओरिजिन हमारा O है, तो हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर इस चार्जेस को रख रखा है। सेम मीडियम में है ये चार्जेस। अगर अदर मीडियम होते तो वहां पे हम वैल्यू एप्सिलॉन की जगह क्या यूज करते हैं, नहीं सॉरी एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन यूज करते हैं। तो अभी हमने एक सेम मीडियम रख रखे हैं चार्जेस। और ये इस चार्जेस से सभी की डिस्टेंस दे रखी है। देखो ये चार्ज ओरिजिन से Q4 R4 डिस्टेंस पे है। वेक्टर फॉर्म हम पढ़ रहे हैं तो वेक्टरली हम इनको रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ऐसे ही Q1 है, ये R1 डिस्टेंस पे है। ऐसे ये Q2 जो चार्ज है ये R2, ऐसे Q3 R3 और Qn है वो Rn डिस्टेंस पे। तो हम इस चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लिखते हैं किसकी वजह से, देखो ये Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स लिख रहे हैं और अदर चार्जेस की वजह से। Q1 चार्ज रखा है और हमने उसके चारों तरफ मान लिया n नंबर ऑफ चार्ज रखे हैं, तो उनकी वजह से फोर्स कितना होगा उस Q1 के ऊपर। तो उस Q1 के ऊपर जो फोर्स लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, हम वेक्टर सम करते हैं सभी फोर्सेस का जो दूसरे चार्ज इस Q1 के ऊपर लगा रहे हैं। Q1 बोल देते हैं, Q0 बोल देते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो Q1 हमने ले रखा है, अदर कई बुक में Q0 भी लिख देते हैं, हमने Q1 ले रखा है। तो Q1 के ऊपर फोर्स लगाया Q2 ने, Q3 भी फोर्स लगाएगा। अगर सेम चार्जेस है तो ये अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। सेम चार्ज हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हमने वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा था कि जैसे ये दो चार्ज है हमारे पास Q1 Q2 सेम चार्जेस है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा Q1, यानी F12 इसको लिखा था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया था, F12 F21 की वैल्यू फाइंड की थी, वहां से देखा था कि F21 किसकी इक्वल होता है, माइनस F12 की। तो ऐसा ही सेम इसमें है। तो फोर्स लिखा हमने Q1 के ऊपर ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, डायरेक्शन ही होगी F12। अब ये R1 है, ये कितना है R2 है, तो ये वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्या होगी R12। तो R12 की वैल्यू लिख सकते हैं हम R1 माइनस R2, जो हम पिछले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर में हमने फाइंड की थी। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जब तीन वेक्टर एक सिमेट्रिक वे में है, एक की ऐड है दूसरे की टैन से ऐड होती है, तो थर्ड वेक्टर उन दोनों का सम रिप्रेजेंट करता है। तो वो हम सब फाइंड कर चुके हैं। अब हम यहाँ सीधी वैल्यू लिखते हैं। तो F12 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो R12 लिख देंगे, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी Q2 से Q1, R12 इनटू यूनिट वेक्टर भी लिखते हैं क्योंकि डायरेक्शन रिप्रेजेंट वही यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ये F13 लिखे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये चार्ज 3 रखा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 स्क्वायर और R13 यूनिट वेक्टर को हम सिंपली लिख भी सकते हैं, जिस लेक्चर में बताया था। तो R यूनिट वेक्टर क्या होता है, R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड
यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ R13 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ऐसे F14 लिखे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14 स्क्वायर इनटू R14 यूनिट। ऐसे ही कहां तक है ये चार्ज F1n। देखो फोर्स लगा Q1 की वजह से किस पे, F1 पे, तो फोर्स क्या हो जाएगा F1n, फोर्स 1 पे ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्ज, तो F1n लिखेंगे। तो F1n कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn हो गया हमारे पास R1n स्क्वायर R1n। एक बार दोबारा देखो, फोर्स 1 पे 2 की वजह से, हम 1 पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं ऑल अदर चार्जेस की वजह से, तो उनको कैसे लिखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो चार्ज लिख रहे हैं हम इस सिंगल कोई भी चार्ज उसके ऊपर ऑल जितने भी चार्ज उसके चारों तरफ, तो उसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर सम लिखेंगे, जो अलग अलग चार्ज ने उसके ऊपर फोर्स लगाया उनका वेक्टर सम कर देंगे। तो देखो हमारे पास Q1 पे Q4 की वजह से है, Q2 Q3 Qn n नंबर ऑफ चार्ज है, तो सभी का फोर्स निकाला और उनका फिर क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो सभी का फोर्स लिख लिया हमने, अब इनका क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो मान लिया जो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स, इन सभी का रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या निकलेगा, एक सिंगल फोर्स होगा Q1 पे जो इन सभी चार्जेस की वजह से है, तो वो क्या हो जाएगा F1। तो F1 को क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर सम लिखेंगे। हमारी स्टेटमेंट ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, तो सभी का वेक्टर सम कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा Q1 Q2। देखो Q1 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, Q1 सभी में है तो Q1 भी बाहर आ जाएगा, Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 Q2 के बाद क्या आ जाएगा Q3 बाई R13 स्क्वायर R13 यूनिट वेक्टर। ऐसे यहां तक जाएंगे आगे तक तो कहां तक चला जाएगा Qn डिवाइडेड बाई R1n स्क्वायर R1n यूनिट। तो देखो इन सभी चीजों को, ये जो चीज लिखी Q2 R12 स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 R13 स्क्वायर R13 यूनिट वेक्टर, आगे तक चले जाएंगे कहां तक, हमने n नंबर ऑफ चार्जेस ले रखे हैं तो Qn डिवाइडेड बाय Q R1n स्क्वायर R1n यूनिट वेक्टर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये फोर्स किसके ऊपर है, नेट फोर्स किसके ऊपर Q1 पे। स्टेटमेंट ये है टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज, हमारे पास गिवन चार्ज Q1 है, इसके ऊपर फोर्स निकाला हमने जो और अदर चार्जेस हैं उसके कांटेक्ट में रखे हैं उस उनकी वजह से, तो वो वेक्टर सम लिखा हमने, सभी का वेक्टर सम कर दिया। देखो वेक्टरली हमने इनको ऐड कर दिया है, तो यहां से ये जो चीज आई इसको कैसे लिख सकते हैं, सभी को पता है समेशन होता है। समेशन क्या होता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको अगर लिखना हो तो हम समेशन करके लिखते हैं। समेशन क्या होता है, सम ऑफ, तो समेशन कर दें किसका, तो ये तो हमारे पास बाहर है क्या, वन कॉमन आ गया था, इसको क्या लिख सकते हैं Qi Q2 Q3 Q4 Qn तक है तो Qi डिवाइडेड बाई R1i स्क्वायर इनटू R1i यूनिट वेक्टर। और i कहां से कहां तक, i कहां से कहां तक होगा, देखो यहां देखो हमारे पास क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, Q1 तो बाहर है तो 2 चाहिए, तो i कहां से स्टार्ट होगा, 2 से कहां तक चला जाएगा n। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स निकलेगा गिवन चार्ज के ऊपर वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा। और उसको हम कैसे लिखेंगे, मैं एक्सप्रेशन यहाँ लिख देता हूँ एक बार देखो। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है हमारे पास Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा उसकी हेल्प से, तो F1 जो होगा टोटल फोर्स या F नेट लिख सकते हैं हम किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। F नेट है ये Q1 के ऊपर, तो F1 किसके इक्वल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन कहां से कहां तक i इज इक्वल टू 2 से n Qi डिवाइडेड बाई R1i स्क्वायर इनटू R1i यूनिट। ये हमारे पास क्या आ गई फाइनल एक्सप्रेशन आ गई, इसके ऊपर Q1 चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, जो हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमने फाइंड कर लिया। देखो R1i इसको भी हम लिख सकते हैं ना, जैसे R12 क्या लिखते थे R1 माइनस R2, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं R1 माइनस RI स्क्वायर, R1 माइनस RI ये
यूनिट वेक्टर है, इसको सोल्व करके लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, एफ नेट जो होगा क्या होगा ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इज इक्वल टू 2 टू n। ये चीज क्या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, यहाँ क्यूब हो जाएगा तो क्या हो i डिवाइडेड बाय नीचे क्यूब हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा r1 माइनस ri का 2 इनटू r1 माइनस ri वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गई फाइनल एक्सप्रेशन आ गई, फोर्स ऑन क्या हुआ ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस जो उसके चारों तरफ रखे हैं उनकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स हो वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम क्या हमने कॉमन लिया, इसको समेशन से लिख दिया, समेशन क्या होगा सम ऑफ, देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 से कहां जाएंगे n तक, तो 2 फिर 2 के बाद 3 पुट करेंगे तो 3 पुट कर दो फिर 4, यहाँ की वैल्यू क्या होती जाएगी i की जगह चेंज होती जाएगी। तो ये तो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। इसके बाद देखो इसके कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म जो हमने पढ़ी उसके ऊपर और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का तो कुछ हो ही रहा है, इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है वो हम देखते हैं। तो देखो ये जो न्यूमेरिकल अभी हम कराएंगे ये आईआईटी मेंस और पीएमटी नीट इन सभी से दिए गए हैं और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। तो देखो ये हमारे पास फिगर दे रखा है, यहाँ ए बी और सी तीनों पॉइंट पे 1 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, तो ये 3 सेंटीमीटर है ये 4 सेंटीमीटर है, चार्ज रखा है ए पे 1 माइक्रो कूलम, बी पे रखा है 1 माइक्रो कूलम और सी पे भी 1 माइक्रो कूलम है, 3 सेंटीमीटर ये है 4 सेंटीमीटर ये बी से इतने डिस्टेंस पे। तो कैलकुलेट करना है नेट फोर्स एट राइट एंगल सेंटर, राइट एंगल सेंटर कौन सा हमारे पास ये है ना, तो यहाँ पे यानी एट पॉइंट बी पे क्या फाइंड करना है हम नेट फोर्स फाइंड करना है। तो देखो बी के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, देखो अभी हमने पढ़ा बी एक सिंगल चार्ज है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम होगा, जो अदर जो उसके चारों तरफ जितने भी चार्ज है वो चार्ज को ऊपर क्या चार्ज ऊपर क्या लगाएंगे फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे बी पे फाइंड करना है, तो यहाँ एक चार्ज ए है एक सी है, तो सी भी बी पे फोर्स लगाएगा और ए भी बी पे फोर्स लगाएगा, तो सी ने बी पे फोर्स लगाया और ए ने बी पे फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑन किस पे बी पे लगा, किसकी वजह से सी की वजह से, यहाँ पे फोर्स लगा बी पे किसकी वजह से ए की वजह से। अब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल तो ये कितना है ये भी 90 होगा ये भी 90 होगा। अब ये दो वेक्टर आ गए, देखो हमने 11th क्लास से पढ़ा था जब दो वेक्टर हो ए और बी और उनको ऐड करना हो तो उनका रिजल्टेंट जो होता है, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशनल में पढ़ा था, तो r इज इक्वल टू ये क्या होता है रिजल्टेंट, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं हम, जब दो वेक्टर का सम करना हो तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा क्या है इनके बीच का एंगल, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करते हैं हम, तो हमारे पास ये दो वेक्टर आ गए हैं BC और FPA, हम नेट फोर्स फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है इन दोनों का नेट बताता है, तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं ये क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट F नेट हो गया, तो F नेट किसके इक्वल होगा भाई FBC स्क्वायर प्लस FBA स्क्वायर प्लस 2FBA FBC और cos 90, एंगल कितना है यहाँ 90, थीटा की वैल्यू कितनी है 90। 11th क्लास में हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन, तो यहाँ से देखो वैल्यू पुट करते हैं भाई FBC FBA प्लस 2FBA BC cos 90 क्या होता है 1 होता है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन cos 90 0, तो ये वैल्यू तो क्या होगी 0, तो हमारे पास क्या बचा ओनली FBC स्क्वायर प्लस FBA स्क्वायर, तीनों चार्जेस क्या है 1 1 माइक्रो कूलम है, तो अगर हम FBA की वैल्यू ना सॉरी FBC की वैल्यू फाइंड करें तो FBC क्या हो जाएगा हमारे पास भाई वही K की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट 9 into 10 raised to power 9 into में क्या 1 क्या हो कितना है B पे C की वजह से, तो ये तो 1 ये भी कितना है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 into 10 raised to power -6 माइक्रो कितना है 10 raised to power -6 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, अब डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर 60। अब ये सेंटीमीटर में दे रखी है, हम यूज किस में करते हैं यूनिट कहां किस में यूज की थी हमने मीटर में, न्यूटन लिखा था फोर्स को तो मीटर में यूज कर रहे हैं, तो मीटर में करेंगे तो इसका सेंटीमीटर का मीटर बनाएंगे कितना हो जाएगा 0.04 into 0.04, ये आ गया FBC, ऐसे ही FBA लिख सकते हैं हम, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, तो चार्जेस वही 1 माइक्रो कूलम लेकिन यहाँ डिस्टेंस अलग है, तो 9 into 10 raised to power 9 into
10⁶ डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 को 0.03 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों का स्क्वायर करेंगे, इनको एडजस्ट करेंगे, स्क्वायर करेंगे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या फाइंड हो जाएगा हमारे पास, नेट फोर्स एट राइट एंगल कोण। देखो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी यहाँ यूज किया है। सिंगल चार्ज था, यहाँ पे हम सिंगल चार्ज है, इसके चारों तरफ दो चार्ज हो, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इसकी क्या निकाला हमने, फोर्स। तो सी भी बी पे फोर्स लगाएगा और ए भी बी पे फोर्स लगाएगा। वे तीनों क्या है, 1 1 माइक्रोकूलम है, सेम साइन है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसने इस पे भी फोर्स लगाया और इसने इस पे भी फोर्स लगाया। तो FBC फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दोनों की डायरेक्शन हमने नोटिफाई कर दी। यहाँ ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। रिजल्टेंट जो वेक्टर सम हमने पढ़ा था 11th उसकी हेल्प से टोटल फोर्स फाइंड हो गया किस पे, बी पे। अब देखो एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड क्या है, आइडेंटिकल AS, स्क्वायर है तो साइड क्या होंगी, सभी इक्वल होंगी। अब चार्जेस रखे हैं चारों कॉर्नर पे प्लस क्या हो, आइडेंटिकल चार्ज GMT 1994 का 94 का क्वेश्चन है। मैं इसको रब कर देता हूँ, पॉज करके न्यूमेरिकल अपने नोटबुक में उतार लेना, फिर इनको ट्राई कर लेना। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे IIT और नीट PMT में आए हुए क्वेश्चन है। ये PMT 1994 में आया है। चार आइडेंटिकल चार्ज है, तीनों स्क्वायर है, साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या चार्जेस है, नेट फोर्स फाइंड करना है DQ, नेट फोर्स D, तो D पॉइंट ये है, हां नेट फोर्स फाइंड करना है। अब चार्जेस इक्वल है तो देखो अब इसके अलावा कितने चार्ज बच गए, A B और C पॉइंट पर जो चार्ज रखे हैं वो बच गए। तो क्या जो D पॉइंट पर रखा है तो C भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, B भी फोर्स लगाएगा और A भी फोर्स लगाएगा। तीनों इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ये तो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो C ने D पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन किस पे, D। अभी हम फोर्स किस पे लिख रहे हैं, D पे, इसकी वजह से C की वजह से। ऐसे ही A फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन D ड्यू टू A। तो पहले हम ये दोनों फोर्स फाइंड कर लेते हैं, बाद में थर्ड वाले की बात करेंगे जो B लगा रहा है किसके ऊपर, D के ऊपर। तो देखो यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। तो वही cos 90 क्या हो गया 0, ठीक है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गई। तो अब वही देखो वेक्टर सम कर सकते हैं, पैरेललोग्राम ला वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं, FDC² + FTU²। अगर इसको मैं बोलूं जो इनका नेट फोर्स है, इनका नेट फोर्स क्या होगा, ये होगा नेट फोर्स इनका, F1 बोल देते हैं। तो F1 जो आया किसकी इक्वल आया, FDC + FDA, FDC स्क्वायर प्लस FDA² और उसका अंडर रूट और प्लस F2 FDC to FDA into cos 90। cos 90 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहां से F1 की वैल्यू लिखें अगर हम, तो क्या आई, FDC फोर्स ऑन D ड्यू टू C। तो देखो चार्जेस तो सेम है, तो क्या हो जाएगा K क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या A स्क्वायर। अब FDC का स्क्वायर है तो K स्क्वायर क्या स्क्वायर होगा, तो क्या की पावर 4 हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा A स्क्वायर की पावर 4 प्लस FDA तो वही सेम डिस्टेंस A है, सेम चार्जेस है, तो A स्क्वायर क्या हो 4 डिवाइडेड बाई A4। ये आ हमारे पास F। तो F1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम भाई, 2 टाइम्स हो जाएगा तो √2, और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा K क्या स्क्वायर बाई A। ये आ गया। अब फोर्स किसका, B का D के ऊपर, तो B का D के ऊपर कुछ फोर्स इस तरह का होगा, ये आ गया FBD। नहीं लिखने में थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हूं, फोर्स है D पे, इसकी वजह से D, फोर्स ऑन D ड्यू टू B। तो देखो F1 और FD दोनों क्या है, सेम लाइन पे। जब दो वेक्टर क्या हो पैरेलल हो एक दूसरे के, तो उनको कैसे लिख सकते हैं, उनका क्या कर सकते हैं, वेक्टर सम कर सकते हैं। तो उनका वेक्टर सम क्या होगा, F1 + FD। तो इनका वेक्टर सम हो जाएगा दोनों सेम डायरेक्शन में, F1 + FD। अगर ये दोनों वेक्टर हम सभी पढ़ चुके हैं इसी लेंथ में, एक दूसरे के क्या हो अपोजिट होते हैं, एंगल कितना हो 180, तो वहां पे
क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं उनको हम भाई, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो तो a माइनस बी लिख सकते हैं। और सेम पैरेलल हो, सेम लाइन पे हो तो उनका सम करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोनों सेम लाइन पे है तो नेट फोर्स जो होगा इस पे टी पे एफ टी लिख देते हैं उसको, इसका सम होगा F1 का प्लस एफ डी पी का। यहाँ से F1 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं √2 k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और एफ डी पी हम फाइंड करेंगे। तो एफ डी पी क्या होगा भाई, सेम चार्ज क्या वन क्या क्यू, तो यानी k क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या होगी, अब ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, अब ये दो चार्जेस हो गए। तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा √2 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी √2a, तो √2a का स्क्वायर, ये तो हमने फाइंड कर लिया। ये डिस्टेंस √2a होगी, क्या हो a और d के बीच में जो चार्ज है उसके बीच में डिस्टेंस √2a है, तो k क्या स्क्वायर क्या1 क्या2 बाई r स्क्वायर होता है, क्या स्क्वायर बाई √2a स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, √2a को क्या लिख सकते हैं हम 2a स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से एफ टी जो नेट आएगा हमारे पास फोर्स, तो यहाँ से k क्या स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया हमारे पास √2 प्लस 1 बाई, ये आया हमारा फाइनल आंसर। तो ये देखो 1994 के हमसे पूछा गया क्वेश्चन है भाई, आइडेंटिकल चार्ज है तो टी के ऊपर फोर्स फाइंड करना है। अगर हमारे पास ये चार्जेस कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो तो वहां पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग होगी। मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज तो फोर्स कैसे हो जाता है, ऐसे लगता है ना, डी पे फोर्स लगा बी की वजह से, अब तो ये इस साइड मूव कर रहा है, जो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन जैसे ये नेगेटिव हो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, उल्टी। तो उस वक्त क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। अभी क्या है, ये सेम है, यहाँ पे नेट जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अभी तो यहाँ सेम सेम डायरेक्शन में है ना दोनों, तो अलग अलग चार्जेस की हेल्प से तुम आप और भी न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो। बुक के अंदर बहुत से एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे इन ऐसे इस टाइप के, तो आप ट्राई करें। तो इसके बाद देखो थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड न्यूमेरिकल पूछ रखा है कि भाई रिपल्सिव फोर्स F is acting between two identical charged sphere A and B. Now another uncharged sphere C is kept first nearer to A, then separated. Now it is kept at midpoint of A and B. Calculate net force on. ये क्या कह रहा है हमारे पास, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़े पहले। तो क्या कह रहा है, रिपल्सिव फोर्स F is acting between two identical charged sphere। हम पहले चार्ज स्फीयर बना लेते हैं, हमारे पास ये दो चार्ज स्फीयर है, आइडेंटिकल है, तो इनके ऊपर चार्ज मान लीजिए क्या हो गया, इस पे भी क्या हो गया, फोर्स लग रहा है इनके बीच में रिपल्स, मान लीजिए r डिस्टेंस पे सेपरेट है, ठीक है, और इनके बीच में फोर्स लग रहा है F, तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, K क्या स्क्वायर बाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इनके बीच में क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब क्या कह रहा है कि अनदर अनचार्ज स्फीयर C is first kept nearer to A, कोई अनचार्ज स्फीयर है किसके पास लेके आए हम, A के पास, जिसके पास चार्ज क्या हो था C को लेके आए, जिसके पास चार्ज क्या है वो 0 है, यानी अनचार्ज। तो देखो हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन वाले लेक्चर में आपको बताया था कि आईआईटी जैम सॉरी जेई के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस दे रखे हैं और पूछे चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे देखो हम यूज करेंगे वो सम ऑफ चार्ज, इस पे चार्ज 0 है, तो जब इसको हम इसके पास लेके आएंगे, ए के पास लेके आएंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आएगा, तो इस पे चार्ज क्या हुआ है, इस पे 0 है। तो अगर वहां से फाइंड करें सम ऑफ चार्ज कितना होगा, पावर प्लस 0 बाय कितने चार्ज है 2, कितना आ गया क्या बाय 2 और क्या बाय 2। तो अब इसको इसके जब पास लेके आए, इसको जब हम इसके पास लेके आते हैं तो चार्ज कितना हो गया, ए पे आ गया क्या बाय 2 और बी पे आ गया सॉरी सी पे आ गया क्या बाय 2। समझना एक बार, ये फॉर्मूला मैंने उस दिन बताया था आपको इंडक्शन वाले लेक्चर में।
सम ऑफ चार्जेस बाय नंबर ऑफ चार्जेस, इंडक्शन होता है उस वक्त। तो क्या को जब सी के सॉरी सी को जब ए के पास लेके आते हैं तो इस पे तो टोटल चार्ज क्या हुआ, ये अनचार्ज, जब इसको इसके पास ले गए तो चार्ज हो जाएगा ये। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ चार्जेस बाय नंबर ऑफ चार्ज। तो टू चार्ज क्या प्लस 0/2 क्या बाय 2, ए पे क्या बाय 2 आ गया, सी पे क्या बाय 2 आ गया। अब क्या कह रहे हैं, देन सेपरेटेड नाउ, अब हम क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, इस पे क्या बाय 2 रह गया, इस पे क्या बाय 2 रह गया। इट इज केप्ट एट मिड पॉइंट ऑफ एंड। अब क्या करते हैं कि ये ए है हमारा और ये है बी, कितने डिस्टेंस पे है, ये आर डिस्टेंस पे। अब क्या करते हैं, इनके मिड में जो चार्ज है सी को लिखते हैं। तो देखो ये डिस्टेंस आर है, अब ए और बी का मिड होगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r/2, ये भी कितनी हो जाएगी, r/, चार्जेस की बात करें तो ए पे चार्ज है q/2, बी पे चार्ज है q/2, नहीं सॉरी सी पे, और बी पे चार्ज कितना है, क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हम किसके पास ले गए हम चार्ज को, ए के पास। तो अब यहाँ फोर्स फाइंड करना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन इट, किस पे, सी। तो ए फोर्स लगाएगा किस पे, सी पे, बी फोर्स लगाएगा सी पे, वही सिंगल चार्ज है ये, तो इन दोनों चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। अब इसको क्या लिखेंगे, एफ सी ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इसको एफ बी, फोर्स ऑन ना सॉरी एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। सारी चीजें गिवन है, चार्जेस भी है हमारे पास, तो फोर्स लिख देते हैं। तो अब देखो एफ नेट, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, दो वेक्टर, तो इनको कैसे लिख सकते हैं हम, एफ सी ए माइनस एफ बी, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट, सेम डायरेक्शन होता तो ऐड कर सकते हैं, अभी क्या एक दूसरे के अपोजिट, तो क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। नेट कितना आ गया यहाँ से, एफ सी ए की वैल्यू देखो, के चार्ज क्यू सी क्यू बी, क्यू सी चार्ज किस पे, सी पे, सी पे कितना है q/2, ए पे कितना है q/2, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है r/2 का होल स्क्वायर, माइनस एफ बी ए, बी पे चार्ज क्या हो, ए पे चार्ज, और गलती हो, एफ सी ए और एफ सी बी है, सी बी, तो एफ सी, तो के क्यू सी कितना है q/2, बी चार्ज क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी r/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास नेट फोर्स। इसको अगर हम सोल्व करें तो F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 4 इनटू आर स्क्वायर, और 2 2 जा 4 ऊपर चला गया, क्या बच गया, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 चला गया ऊपर, नीचे आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4, यहां से फोर्स लिखे अगर हम, तो देखो फोर्स लिखें तो आर स्क्वायर एलसीएम आ जाए, क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर माइनस 2 के क्यू स्क्वायर, तो क्या बचा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखो हमने फोर्स फाइंड किया, जब ये ए और बी के चार्ज क्या होता है, आइडेंटिकल चार्ज, और ये आर डिस्टेंस पे सेपरेट मान लिया, तो क्या फोर्स आया था के क्यू स्क्वायर बाई 2। तो देखो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आ रहा है हमारा, नेगेटिव। तो जो नेट फोर्स होगा इस पे सी पे, नेट फोर्स ऑन सी लिख देते हैं हम यहाँ, वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एफ, माइनस ऑफ F1 बोल देते हैं इसको, माइनस ऑफ F1, तो एफ सी किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ F1 के। तो ये हमारे पास हमने क्या फाइंड कर लिया, फोर्स फाइंड किया किसके ऊपर, एट चार्ज सी। एक न्यूमेरिकल और देखो, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी है, और उसके किसी भी कॉर्नर के ऊपर अगर हम फोर्स फाइंड करें तो वो कैसे फाइंड होगा, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, न्यूमेरिकल है हमारे पास, विद थ्री आइडेंटिकल चार्ज क्यू is kept on a corner of equilateral triangle of side A, साइड कितनी दे रखी है A, तो नेट फोर्स फाइंड करना है किसी भी कॉर्नर पे। तो कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास है जिसमें एंगल कितने हैं, सभी 60 है, सभी क्या है ए है डिस्टेंस, तो ये ए बी
पॉइंट ये बी ये सी, चार्ज क्या है आइडेंटिकल, तो क्या क्या लिख देते हैं सभी को। तो किसी भी कॉर्नर के ऊपर क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है ट्राइंगल के किसी भी कॉर्नर पर। तो हम मान लीजिए इस पे फाइंड कर लेते हैं, सी पे सेम चार्जेस है तो आप किसी भी फाइंड कर सकते हो। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू, फोर्स ऑन बी नहीं सॉरी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। भाई सी पे फोर्स लगाया बी ने, दो ही तो चार्ज है, तो सी पे फोर्स लगाएगा बी और सी पे फोर्स लगाएगा ए, तो एफ सी ए एफ सी बी, इनका रिजल्टेंट क्या बताएगा हमें, नेट फोर्स। ठीक है, देखो ये एंगल कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, वर्टिकल अपोजिट एंगल 60। तो अब देखो नेट फोर्स जो होगा एफ नेट, किसका सम होगा, वेक्टर सम करेंगे, तो वेक्टर सम क्या होगा, एफ सी बी प्लस एफ सी बी प्लस 2 एफ सी ए एफ सी बी कोस कितना 60, कोस कितना हो जाएगा एंगल 60। तो यहां से वैल्यू पुट कर दो, देखो मैं यहां लिख देता हूं, एफ नेट जो होगा, एफ सी ए कितना हो गया हमारे पास, एफ सी ए, तो ए डिस्टेंस है, के क्या स्क्वायर, सेम चार्जेस आइडेंटिकल है, वाई ए स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर प्लस एफ सी बी कितना, सी पे बी की वजह से ए डिस्टेंस सेम चार्जेस है, तो के क्या स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ, प्लस 2fc, देखो ये दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू के क्या स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू के क्या स्क्वायर बाई ए स्क्वायर cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, पूरा किसमें है ये अंडर, तो 2 से 2 कैंसिल। एक बार के क्या स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्या स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्या स्क्वायर, के क्या स्क्वायर, के क्या बच गया हमारे पास, एफ नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा के क्या स्क्वायर, के स्क्वायर क्या 4 बाई ए 4 प्लस के स्क्वायर क्या 4 बाई ए 4 प्लस के स्क्वायर क्या स्क्वायर क्या 4 बाई ए स्क्वायर ए 4, पूरे का क्या ले लेंगे अंडर ले लेंगे, तो यहां से कितना हो गया 1 2 3, तो एफ नेट जो होगा वो क्या होगा अंडर स्क्वायर क्या 4 बाई ए 4, तो एफ नेट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, √3 को बाहर ले लेते हैं, ये क्या हो गया अंडर होगा, तो के बचेगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा, ये ए स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास एफ नेट √3 के क्या स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसी भी कॉर्नर पे आप इस पे फाइंड कर सकते हो या इस पे फाइंड कर सकते हो, अगर चार्जेस अलग दे रखे हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये मान लीजिए ये नेगेटिव है, तो डायरेक्शन क्या हो जाती है एफ सी बी की, अभी तो इस साइड है, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऐसे हो जाएगी, तो वहां डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी तो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, लेकिन चार्जेस की जब वैल्यू चेंज करेंगे, माइनस करेंगे आप, तो उससे क्या होगा उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल थे हमारे पास, एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, भाई दो चार्ज स्फीयर हैं जिन पे चार्ज है Q1 Q2 ए और बी हमारे पास 2 चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2 और वो सेपरेट कर रखे डिस्टेंस f से। ये भी जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ए और बी है दोनों, जिस पे चार्ज स्फीयर ए है स्फीयर बी है, ए डिस्टेंस f है, फोर्स इनके बीच में F लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। सी और डी दो अनचार्ज स्फीयर जिन पे चार्ज क्या है 0 दोनों, ए को सी के पास और डी को बी के पास लाया जाता है, और फिर क्या किया जाता है बी और ए को डिस्टेंस d/2 पे रख दिया जाता है, तो नेट
फोर्स बताना है ए एंड बी के बीच कितना लगेगा। देखो क्या है स्टेटमेंट, क्या है हमारे पास, टू चार्ज पेयर ए और बी है, क्या वन क्या टू चार्ज है, डिस्टेंस डी है, उनके बीच में फोर्स एफ है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच में, के क्या वन क्या टू बाई डिस्टेंस डी है तो डी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया गया, ए को किसके पास लाया गया, सी के पास, और बी को लाया गया डी के पास, जो क्या है अनचार्ज है, क्या की वैल्यू क्या है 0। तो ए को जब सी के पास लेके आएंगे तो इस पे क्या चार्ज, सॉरी क्या वन है, इस पे कितना है 0। तो वही पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने लगाया था क्या 1 + 0/2, तो इस पे बचेगा क्या 1/2, और इस पे भी कितना बच जाएगा क्या 1/2। फिर इनको कर देते हैं हम सेपरेट। ऐसे इसको किया, बी के पास लेके आए हम डी, तो इस पे जब क्या 2 है, इस पे 0 है, तो इसको पास लेके आएंगे तो चार्जिंग बाई इंडक्शन हो गया, चार्ज बचेगा क्या 2/2 क्या 2/2। अब क्या किया गया, ए और बी को पास ले गया, उनके बीच में डिस्टेंस कर दी d/2। ये सब कुछ करने के बाद तो देखो अब ए पे चार्ज कितना हो गया, क्या 1/2 है, सॉरी बी पे है क्या 2, तो क्या 2/2 बचेगा। ये सब करने के बाद इनको सेपरेट किया है, इसके कितना बचेगा क्या 1/2। तो अब इनको फोर्स फाइंड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कि क्या 1 की वैल्यू क्या है क्या 1/2 क्या 2/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यानी d/2 का होल स्क्वायर, तो d/4 हो गया। तो यहाँ से f क्या आ गया हमारे पास नेट k क्या 1 क्या 2/2 जा 4, और ये d स्क्वायर इनटू में 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो f क्या बचा k क्या 1 क्या 2/d स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फोर्स लिखा था और यहाँ जो फोर्स लिखा था दोनों क्या हो गए हमारे पास सेम है। जब हमने ये प्रोसेस की कि दो चार्जेस थे डी डिस्टेंस में, तो पूछ रखा था कि जो जो फोर्स निकल के है यहाँ से, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या ये इक्वल होंगे, तो यस दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड दे आर इन रिपल्सिव नेचर, जो क्या है रिपल्सिव है नेचर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या उनके पास सी ले गया है, तो सी पे चार्ज 0 है, ये अनचार्ज है, तो इसको इसके पास लाएंगे चार्जिंग बाई इंडक्शन, वहां से हम क्या फाइंड करेंगे सम ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ चार्जेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या 1/2 क्या 1/2, ऐसे ये हो जाएगा। अब ए और बी को पास लेके आए, ठीक है, d/2 डिस्टेंस, तो नेट फोर्स लिख दिया, तो नेट फोर्स कितना है k क्या 1 क्या 2/d स्क्वायर, जो किसके इक्वल है जब हमने शुरू में जो कंडीशन थी उसके, तो नेट जो दोनों फोर्सेज उनकी वैल्यू क्या है इक्वल है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।